वायलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है सर। तुम 100 मिसाइल मार दोगे, वो पलट के 1000 मार देंगे, और मार ही रहे हैं 2007-6 से। मुसलमान सबके साथ रह सकते हैं, यहूदियों के साथ नहीं रह सकते। हमास को अपना संविधान बदलना पड़ेगा। और इन्होंने कहा हम तो नहीं मानते इजराइल को, और हम इजराइल को मिटा के रहेंगे। इजराइल ने एक धमाका कर दिया, अरब वर्ल्ड अरब वर्ल्ड अरब वर्ल्ड, और हमारे पास तेल है, स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये वो। अरे भैया पता तो कर लो मुद्दा क्या है। पता लगा दोनों मिलकर तुम्ही को पीट दिए बाद में कि मुद्दा ही है, ऑब्जेक्टिव ही है इजराइल को खत्म करना। इस्लाम को मिटाना चाहता है। किसी की औकात नहीं सर जो इस्लाम को मिटा दे। सर मुसलमानों को शक्ति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था, और ये बात अरबों को समझ में नहीं आ रही है। क्या सेटिंग बैठा रखी, मानसिक ताकत बढ़ा लो, शारीरिक ताकत बढ़ा लो, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। जैसे पैलेस्टीन पे कब्जा हुआ, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोगों का मकान कब्जा होता है। लेकिन ये बंदे हार नहीं मानते सर। इस देश के दुश्मन अंदर हैं, और हम तुम्हें एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। ये सब पैदा करने के पीछे एक बड़ी सोची समझी चाल है। अब ये जो ईस्टर्न यूरोप है, ये जो पश्चिम मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट, ये जो मिडिल ईस्ट है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? सिल्क रूट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इसका इंपॉर्टेंस है सिल्क रूट, ये सिल्क रूट की अंतरात्मा है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस स्विस कैनाल, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका लगा हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के व्यवसायियों का। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस ऑयल, और जैसे ही तेल मिला और पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि अगली शक्ति मिडिल ईस्ट। सर मुसलमानों को शक्ति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था। मुसलमानों को शक्ति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था। जिसको मालिक ने एनर्जी गिफ्ट में दिया हो, जिसको मालिक ने एनर्जी गिफ्ट में दिया हो, वो दूसरे के हुक्म के सहारे जीते हैं। जिसको मालिक ने एनर्जी गिफ्ट, कल मैंने आपसे कहा ना, पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो सुपर पावर। और चौथी घटना घट गई, मिडिल ईस्ट का बॉर्डर रूस, और रूस में 1917 की क्रांति, जिसने कम्युनिज्म को विजेता बना दिया। और इस कम्युनिज्म की विक्ट्री ने पूंजीवादियों की होश उड़ा दी। 1917 में कम्युनिज्म की रूस में विक्ट्री ने पूंजीवादियों के होश उड़ा दिया, होश। और इन चारों फैक्टरों ने इजराइल की जन्म में एक अहम भूमिका निभाई। चारों फैक्टर ध्यान से देखिए, ये चारों फैक्टर, ये चारों फैक्टरों ने मिडिल ईस्ट की कीमत बढ़ा दी, मिडिल ईस्ट की वैल्यू बढ़ा दी। जिसके पास मिडिल ईस्ट, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। पहला फैक्टर सिल्क रूट का केंद्र, सेंटर ऑफ सिल्क रूट। दूसरा फैक्टर स्विस कैनाल। तीसरा फैक्टर ऑयल। और चौथा फैक्टर रूसी क्रांति। और रूस का बॉर्डर किससे मिलता है? ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, टर्की से। और इस्लाम का जो सिद्धांत है और साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो बहुत मिलता है। हालांकि साम्यवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है कि वो कहीं कहीं ईश्वर का भी निषेध करता है, बस वहीं पर मुसलमानों से मतभेद हो जाता है। कम्युनिज्म का जो सबसे खतरनाक सिद्धांत कि रिलीजन आल्सो लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस, ये सिद्धांत मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहला इंपॉर्टेंस, अब पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बना, अब इन चारों बातों को ध्यान में रख के देखिए कैसे बना इजराइल। 1897 में, आप ये चाहें तो हेडिंग डाल लें, बर्थ ऑफ इजराइल। बर्थ ऑफ इजराइल 1897 में बैसल, स्विट्जरलैंड की एक जगह है बैसल, वहीं पर थियोडर हर्जल ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जियोन का मतलब वो विचारधारा जो पैलेस्टीन को ज्यूइश होमलैंड मानती है। जियोन, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। और इस वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन इज द नेशनल होमलैंड ऑफ ज्यूज। पैलेस्टीन इज द नेशनल होमलैंड ऑफ ज्यूज। 1897 में, साल देखिए, ईयर देखिए 97।
ये ईयर वो ईयर है। अब मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस है ही है, किस लिए? सिल्क रूट के लिए। अब क्या है, स्विस कैनाल भी बन चुका है, और इस स्विस कैनाल में सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा है? ब्रिटेन और फ्रांस के पूंजीपतियों का। और ऑयल मिल चुका है, ये ऑयल, ये तेल मिलने पर ही यहूदियों को याद आया कि पैलेस्टीन हमारा होमलैंड है। ऑयल मिल चुका, ऑयल। पहला ऑयल वेल कहां, पहला ऑयल कहां मिला रिसोर्स? 1847 में पेंसिल्वेनिया। दूसरा रिसोर्स कहां मिला? 1860 में रोमानिया। तीसरा कहां मिला? 1910 ईरान। 19वीं शताब्दी के अंत आते आते यह बात क्लियर हो चुकी थी कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में तेल के अकूत भंडार हैं। और तब यहूदियों को याद आया कि यार पैलेस्टीन तो हमारा घर है यार। 1700 साल पहले हमारे बाबा सब वहीं रहते थे, और रोमनों ने उनको निकाल दिया था 71-80 में। तो तुमको अब याद आया? नहीं नहीं, अभी याद तो पहले से था, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा याद आ रहा है। ये देखिएगा सर, 1897 सिल्क रूट, स्विस कैनाल, तेल। वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। अब जब भी कोई मांग उठती है, जैसे आपने अपने घर में कहा मुझे कार चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी कार से जाऊंगा, ये तो मांग है। अब वो मांग मजबूत तब होगी जब आपके घर के जो ताकत है, आपकी माता जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपके पिताजी चाइना, ये ताकत है आपके घर की। आप तो छोटे मोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो। भाई बहन मतलब क्या? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ज्यादा बोले पीठ पाट के बैठा दिया, कार मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी कार से जाएंगे। तो आपने कहा कार चाहिए, कार, हम यूनिवर्सिटी कार से जाएंगे, और आपकी माता जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मोहर लगा दी कि हमारा बेटवा कार पे जाएगा। तो आपकी मांग को क्या हुआ? शक्ति मिल गई। और यहीं से दूसरे चरण की शुरुआत हुई। 1914 यहां से दूसरे चरण, सेकंड फेज की तथा शुरुआत हुई। पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो मिस्र की वफद पार्टी के लीडर थे, मिस्र की वफद पार्टी जगलूल पाशा, और सऊदी अरब के मोहम्मद हुसैन। तब सऊदी अरब का नाम था हिजाज का लीडर थे हुसैन, मोहम्मद हुसैन। अंग्रेजों ने इन दोनों आदमी से कहा कि चाचा, टर्क अलग है, अरब अलग है। टर्क बड़े दुखी थे कि खिलाफत हमारे घर से निकलकर तुर्कों के पास चली गई। इनकी बड़ी तमन्ना थी कि खिलाफत फिर से हमारे पास आ जाए, और अंग्रेजों को दूसरे की तमन्ना पूरी करने में बड़ा मजा आता है। भारत पर कब्जा कैसे किया? ऐसे ही तो किया। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आकर यहां के हर आदमी की तमन्ना पूरी करने लगी। बंगाल पहुंचे 1756 रॉबर्ट क्लाइव। पूछा कौन राजा बनेगा? मिर्जाफर ने हाथ उठाया, अंकल जी हम बनेंगे। हाँ बोले, आ जाओ ये राजा बनेगा। और कौन बनेगा? बोले वो खादिम खान आ गए कि सर हमको कमांडर इन चीफ बना दो। और कौन है भाई? जगह सेठ आ गए कि सर हमको थोड़ा ट्रेड में रिलैक्सेशन मिल जाता। हाँ बुलाओ सबको बुलाओ। ओमी चंद आ गया कि सर हमको सरकार कुछ पैसा मिल जाए। हाँ बोले, आ जाओ इधर, चलो सबको इधर खड़ो, लाइन में खड़ो जाओ। इस देश के दुश्मन बाहर नहीं है, इस देश के दुश्मन अंदर हैं। एक विभीषण ने रावण का कुल तबाह कर दिया। एक बंगाल में 100 विभीषण। सिराज को तो जाना ही था, सिराजुद्दौला को तो जाना ही था। दुश्मन पर अटैक करने से पहले उससे घर में विभीषण पैदा कर दो। यह बहुत बड़ी नीति है पॉलिटिकल साइंस की। तो अंग्रेजों ने इनको निकाला तुर्कों के खिलाफ। कहा तुम्हें खिलाफत चाहिए? बोले सरकार खिलाफत तो चाहिए। बोले खिलाफत देंगे तुमको, तुम्हारे यहां से ब्रिटिश सेना को हटा लेंगे। 1882 से इजिप्ट में ब्रिटिश सेना पड़ी हुई थी। बोले तुम्हारे यहां से ब्रिटिश सेना हटा लेंगे और तुमको एक अरब वर्ल्ड बना के देंगे, खिलाफत। और इन दोनों लोगों ने बड़ी मोहब्बत से ब्रिटानियों का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लॉरेंस ऑफ अरेबिया सुना है ना? बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शिद्दत से इन लोगों ने ब्रिटानियों का साथ दिया। लेकिन एक घटना घट गई, 1917 रशियन रेवोल्यूशन। बड़ी जबरदस्त घटना है सर। इस घटना का इजराइल की जन्म से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा। इस घटना का इजराइल के जन्म से बहुत गहरा संबंध है सर। शायद यह घटना ना घटती तो इजराइल का जन्म 10-20 साल आगे चला गया होता। इस घटना ने इजराइल के जन्म की पुष्टि कर दी, कंफर्मेशन सर। क्यों? अब रूस की जो बाउंड्री है वो अरब वर्ल्ड से जुड़ी हुई है।
मुस्लिम वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, ईरान से तो सीधे सीधे जुड़ी हुई है, टर्की से तो सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और मैंने कहा इस्लामिक जो सिद्धांत हैं वो कम्युनिज्म के बहुत करीब हैं, जुडाइज्म के जो सिद्धांत हैं वो कैपिटलिज्म के बहुत करीब हैं। जीव सिर्फ ब्याज का खाते हैं और मुसलमान और ब्याज खाते तो बहुत लोग हैं, मुसलमान भी, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है, बहुत खाते हैं, लेकिन बहुसंख्यक पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम आज यही उनकी ताकत है, उनके हाथ में है, आज यही उनकी ताकत है। पैसा इनका, अरबियों का, रोटेट करते हैं यहूदी। ये क्या बोलेंगे सर? रूस की क्रांति हो गई। अब ब्रिटेन को यह लगा कि अगर अरब वर्ल्ड बना दिया, गौर करिए, कि अगर अरब वर्ल्ड बना दिया और कहीं ये अरब वर्ल्ड इन साम्यवादियों के साथ चला गया तो इन तेल की खदानों से हम तो कोसों दूर चले जाएंगे और ये दो मिलकर बन जाएंगे सुपर पावर। कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाएगा, खेल का चौसर का गेम पलट जाएगा। कनेक्ट करिएगा सर। और यही 1917 में मांग तो उठी चुकी थी। जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1897, बेटे ने घर में कही दिया था कि हम कार से यूनिवर्सिटी जाएंगे। अब उसे इंटरनेशनल समुदाय की अनुमति चाहिए थी और 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन, क्या बात है, बेल्फोर डिक्लेरेशन, 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन। आर्थर बेल्फोर, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, सेज कि यस पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। अरबों ने कहा लेकिन चाचा यहां जीव नहीं है। अबे बोले नहीं है, हम भेजेंगे ना, नहीं है, जीव नहीं है यहां पे। अब जैसे आज मान लीजिए, आज बब्बर खालसा, खालिस्तानी जो पार्टी है वो डिक्लेयर कर दे कि नागालैंड विल बी द खालिस्तान, तो नागालैंड के लोगों को लगा भाई यहां तो सिखा ही नहीं। तो जब आर्थर बेल्फोर ने कहा कि पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज, तो वहां के अरबों ने कहा कि अरे अंकल जी यहां जीव नहीं है। अबे नहीं है ना, हम भेज रहे हैं, हम भेजेंगे ना। बदतमीज कहेगा वहां जीव नहीं है, भेज रहे हैं ना, वहां जीव नहीं है। तो बेटे ने मांगी कार और अम्मा ने लगा दी मोहर। किसने? ब्रिटेन ने। खैर, अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। कल जिस मुद्दे को मैं आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बच्चा डिमांड कर ही चुके थे बच्चे कि इजराइल, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज, वो डिमांड हो चुकी थी। अब उस डिमांड पर मां बाप की बस परमिशन चाहिए थी। अब 1917 में रूसी क्रांति हो गई, साम्यवाद विजयी हुआ, कम्युनिज्म विक्टोरियस हुआ रशिया में। रशिया की बॉर्डर है अरब वर्ल्ड से और ईरान के साथ, और अब आवश्यकता हुई कि नहीं इजराइल पैदा होना चाहिए। और फिर आर्थर बेल्फोर ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि हां भाई, पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज। हालांकि अरब उनसे नाराज ना हो, इसलिए आर्थर बेल्फोर ने यह भी कहा कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर वहां के जो वासी हैं अरब, उनके हितों को नुकसान नहीं होने देगा। 1920 में वेस्ट एशिया, 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस। अब सवाल यह उठा कि जब ज्यूज वहां पे है ही नहीं तो उसको पैलेस्टीन बनाओगे क्या, इजराइल बनाओगे कैसे? अब यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि जब वहां पे ज्यूज है ही नहीं तो उसको पैलेस्टीन इजराइल बनाओगे कैसे? तो 1920 में सेवरस की संधि और वेस्ट एशिया टर्की से ले लिया। अब जब वेस्ट एशिया टर्की से ले लिया तो एक मैंडेट सिस्टम करके एक व्यवस्था आई, मैंडेट सिस्टम। इस मैंडेट सिस्टम की जो व्यवस्था थी लीग ऑफ नेशंस ने शुरू की। 1920 में लीग ऑफ नेशन का भी जन्म हुआ। मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत वेस्ट एशिया को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिया गया कि साहब इन एरिया को आप सुरक्षा देंगे, अपने अंडर में रखेंगे, यहां आप एक व्यवस्था क्रिएट करेंगे और जब ये संभलने की स्थिति में होंगे तो आप इन्हें आजादी दे देंगे। मैंडेट सिस्टम। अब इस मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत हिजाज, पैलेस्टीन, ये सब ब्रिटेन के संरक्षण में, प्रोटेक्शन में आ गए। सीरिया फ्रांस के प्रोटेक्शन में आ गया।
अरबियों से वादा किया था, मोहम्मद हुसैन हिजाज के थे, उनसे वादा किया था कि तुमको सारा अरब वर्ल्ड मिलाकर एक फिर से कैलिफाइड रिवाइव कराएंगे। तो इनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देना था, तो हिजाज तो दे दिया कि भाई चलो हिजाज तुम संभाल लो। पैलेस्टीन अब ब्रिटेन के कब्जे में, इस मैंडेट सिस्टम के तहत पैलेस्टीन अब ब्रिटेन के कब्जे में। और यहीं से यहूदियों का जो टिकलिंग डाउन था, पहले क्या था, एक दो करके आ रहे थे, लेकिन यहीं से यहूदी एक बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अरबियों को बड़ी चिंता हुई कि यार इतने यार ज्यूज कहां से आ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि मुसलमान और यहूदी, मुसलमान सबके साथ रह सकते हैं, यहूदियों के साथ नहीं रह सकते। एकदम उल्टा, एकदम विपरीत सिद्धांत, एकदम विपरीत। जो जीवन के सिद्धांत है वो एकदम विपरीत। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंटरेस्ट सिस्टम। पूरी दुनिया का जो मनी रोटेशन है वो आज यहूदियों के हाथ में है। मैंने कहा ना, तेल किसका? अरबियों का। उससे जो पैसा आता है उसको रोटेट कौन करता है? यहूदी। और यही उनकी ताकत है। इजराइल, आप समझ ही नहीं ना खेल को। इजराइल को इतनी स्ट्रैटेजिकली पैदा किया है भाई मेरे। अगर इजराइल नहीं पैदा होता, गौर से सुनना इस बात को और सोचना, बुद्धि लगाना, सबसे बड़ा आय का स्रोत पश्चिम के पास क्या है? जो पश्चिम के पूंजीवादी मुल्क हैं, जिनको हम खासकर नाटो कहते हैं, उनके पास सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? हथियारों की बिक्री। हथियारों की बिक्री। और हथियार खरीदेगा कौन? जिसके पास पैसा है। और पैसा किसके पास है? जिसके पास तेल है। भारत पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, तो 100 रुपया कमाए, उसमें से तन पेट काट के 60 रुपए का हथियार ले आए। पाकिस्तान क्यों पैदा किया, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये सब पैदा करने के पीछे एक बड़ी सोची समझी चाल है। अब भी समझ जाओगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। इजराइल अगर नहीं पैदा होता, बड़े सारे फैक्टर हैं। 1990 तक इन अरब कंट्रीज को, इजिप्ट को, सबसे बड़ा हथियार विक्रेता कौन? रशिया। दोनों भाई में से किसी का तो फायदा हो रहा था। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा हथियार खरीदार, सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और लड़ेगा किससे? ईरान से। वाह मालिक, क्या सेटिंग बैठा रखी। और ये हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक, ये चारों तरफ सिर्फ यही फैलाते रहते हैं। जो आधारभूत चुनौतियां हैं मुसलमानों के सामने, उस पर चर्चा करो, उस पर तुम नहीं बोलोगे। ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बढ़ाएगा तो किसको दिक्कत होगी? सऊदी अरब को। उस पर तुम नहीं बोलोगे। इजराइल पैदा हुआ, अरबों का अस्तित्व खतरे में पैदा पड़ गया, इजराइल पर हमले शुरू हुए। हथियार कौन देगा? सऊदी अरब हथियार बनाता है, इजिप्ट हथियार बनाता है, लीबिया हथियार बनाता है, तेल इनके पास। तो जब ये तेल बेचेंगे, पैसा आएगा इनके पास, अरबियों के पास। अब अगर वो पैसा इन्होंने इंडस्ट्री में लगा दिया, साइंस एंड टेक में लगा दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दिया, बगदाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तेहरान रॉयल सोसाइटी बना दिया, इस्लामाबाद रॉयल सोसाइटी बना दिया, तो ये तो 20 साल में महान बन जाएंगे सर। यही तो हुआ था यूरोप में जब पैसा आने लगा। रॉयल सोसाइटीज किसके लिए? साइंस एंड टेक के लिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन किसके लिए फंड करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। तो यहूदियों को लगा, पश्चिम के लोगों को लगा कि बॉस पैसा इनके पास झकझोर झूम के आएगा और ये बना लेंगे बगदाद रॉयल सोसाइटी ऑफ बगदाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ तेहरान, रॉयल सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद, रॉयल सोसाइटी ऑफ काबुल। और ये R&D को प्रमोशन देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमसे तुरंत आगे निकल जाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लेंगे, बैंक खोल लेंगे। फिर हम जाके घंटा बजाएंगे। तो इनको दिखाओ कि तुम्हारे अस्तित्व को खतरा हो गया है। फिर क्या होगा? फिर ये हथियार खरीदेंगे, तो तेल बेचेंगे, इनके पास पैसा आएगा, फिर हम इन्हें पीछे से हथियार बेच देंगे, वो सारा पैसा पश्चिम के पास वापस चला आएगा। समझना पड़ता है सर, समझना, जोड़ना पड़ता है चीजों को, सारे फैक्टर्स को सामने रखना पड़ता है। अब यहूदी आने लगे, अरबियों को। अब यह हुआ भाई बहुत, अब जैसे मुझसे कोई कह दे मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, अब अगर मैं अपने घर वालों से कहता हूं कि यार सोच रहे हैं बैंगलोर सेटल हो जाए, सब यहां समाज डेवलप हो गया है ना। आप जहां रहते हैं 5 साल से ज्यादा, वहां आपका समाज डेवलप हो जाता है।
आपका नाई हो जाता है, आपका डॉक्टर हो जाता है, सब्जी वाला आपका परिचित हो जाता है, सबके में विश्वास हो जाता है कि फलाने भैया है। इसलिए किसी भी जगह को छोड़ना नामुमकिन है। जो जहां सेटल्ड हो जाता है वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। और ज्यूज पूरी दुनिया में सेटल्ड, यूरोप में सेटल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल्ड, तो इनको हटाया कैसे जाए, इनको भगाया कैसे जाए? तो 1933 में आप देखोगे हिटलर, 1933 में हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया। और जब हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया तो फिर ज्यूज का प्रभाव, अब जाएं कहां? एक ही जगह थी जहां वो बुलाए जा रहे थे, आमंत्रित किए जा रहे थे, सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया। सब देखिए कितनी सुनियोजित तरीके से गेम चल रहा है, सब पैलेस्टीन भागना शुरू कर दिया, ऑफिशियली भागना शुरू कर दिया। अब जब यहूदियों की संख्या आधी हो गई, आधे अरब आधे यहूदी, फिर तो मामला एकदम बिगड़ गया, फिर तो तनाव बन गया, फिर झगड़ा शुरू होने लगा। दो विरोधी पड़ोसी कितने दिन साथ में रहेंगे? तनाव बैठ गया, हिंसा बैठ गई, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी, 3000 अरब मारे गए। अरबी तैयार नहीं थे कि ना हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे, 3000 अरब मारे गए, ब्रिटेन को मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ी, 3000 अरब मारे गए, ब्रिटेन ने मिलिट्री कार्रवाई की। 1936 में जब मामला और बढ़ा तो फिर 1936 में पील कमीशन की नियुक्ति हुई। पील कमीशन, और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया, ब्रिटेन ने पील कमीशन की नियुक्ति की और पील कमीशन ने यह निर्णय लिया कि पैलेस्टीन को दो भाग में बांट दिया जाए, 2 पार्ट्स, एक पार्ट ज्यू पैलेस्टीन और एक पार्ट अरब पैलेस्टीन। ये तो वही वाली बात हो गई, किसी का मकान आपने किराए पे लिया, बाहर बोर्ड लगा दिया, हिंदू एकता मंच। जैसे पैलेस्टीन पे कब्जा हुआ, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत लोगों का मकान कब्जा होता है, यही तरीका है। और गब्बर की बैकिंग होती है पीछे। सब यूपी में तो बहुत जबरदस्त धंधा चलता है, दिल्ली में बहुत जबरदस्त धंधा चलता है, तो बहुत ये सब बिजनेस है बेसिकली। हमारे एक कोलीग थे, है वाजीराम में, उनका मकान कब्जा, पीछे से बंदा पैसा मांगना, इतना पैसा दे दो छुड़वा दे, ये सब बिजनेस है। और इन बिजनेसों के पीछे गब्बर बैठे होते हैं। आप कहीं भी जाओगे कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी, गब्बर सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। बोले 2 भागों में बांट देते हैं। अरब वालों ने क्यों 2 भागों में बांटोगे? तुम्ही ने कहा था कि वहां के जो अरबवासी हैं उनके इंटरेस्ट में कोई प्रहार नहीं होगा। अरे बोले अरब आधे आ चुके हैं तो थोड़ा सा समझ लो। बोले ना, अरबियों ने मना कर दिया कि हम तो ना बांटेंगे। मामला खत्म हो गया। 1937 में मामला खत्म हो गया कि भैया ये एक पहल थी कि भाई मामले को शांत कर दिया जाए। एक तो मामला पैदा करो फिर शांत करो। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो बड़े सारे यहूदी बहुत जगह रेफ्यूजी बन के रह रहे थे। और तब अमेरिका ने 1945 में अमेरिका ने ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज को पैलेस्टीन भेजा। और यह है गब्बर की एंट्री, ऑफिशियली 1 लाख ज्यूज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत बहुत खराब, बहुत खराब, फाइनेंशियली बैंकरप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा भैया अब हम ना चला पाएंगे साम्राज्य। और गब्बर तब तक उभर चुका था, और गब्बर तब तक उभर चुका था। गब्बर एकदम बस हाथ हिलाना बाकी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस पर्दे के पीछे चले गए। अब उभर के 2 नई शक्तियां आई, यूएस और यूएसएसआर। देखो सर, अब ब्रिटेन की औकात नहीं थी कहीं पर पंगा लेने की। गब्बर ने सीधे 1 लाख ज्यूज भेज दिए। यह हुआ कि भाई फिर से इजराइल, फिर वही फार्मूला आया कि 2 पार्ट में बात हो, ज्यू पैलेस्टीन अरब पैलेस्टीन। इस बार यहूदियों ने मना कर दिया कि हम तो ना मानेंगे। तो बोले ना मानोगे तो 1947 में ब्रिटेन यूएन के हाथ में मामले को सौंप कर बाहर चला गया। भैया हम ना संभाल पाएंगे, हम जा रहे हैं। ब्रिटेन बाहर चला गया। 1948 में डेविड गुरियन ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी, बन गया इजराइल। और अब पूर्वी प्रश्न में एक और आदमी आ गया। कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूर्वी प्रश्न में कौन कौन था? टर्की, रशिया, ब्रिटेन,
फ्रांस। फिर 19th सेंचुरी के सेकंड लास्ट में कौन आया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वर्लिंग कांग्रेस। और 20th सेंचुरी में कौन एंट्री मार दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन सब के अपने इंटरेस्ट हैं। अरब बेचारे इस बात को समझ ही नहीं पाते। इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? सिल्क रूट। अब इस एरिया में एक और आदमी घुसने के फिराक में है। इस एरिया पे एक और आदमी अपना दबदबा बनाना चाहता है, चाइना। अब इस एरिया में एक और आदमी कहता हम भी आएंगे, हम नए लंबरदार हैं दुनिया के। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? सिल्क रूट का केंद्र। दूसरा स्विस कैनाल। तीसरा ऑयल। और चौथा कम्युनिज्म। यह है इजराइल का जन्म। जब तक इजराइल वहां पर है, इन सब के इंटरेस्ट हैं। गब्बर के ज्यादा है, गब्बर ज्यादा ताकतवर है। और अरब वर्ल्ड को ऐसा बांट रखा है, अरे बाप रे, क्या सेटिंग कर रखी है। बेचो तेल, खरीदो हथियार। जिनकी आपस में लड़ाई नहीं है वो क्यों हथियार खरीदेंगे? क्योंकि उन्हें इस्लाम को प्रमोट करना है। पाकिस्तान को क्यों हथियार खरीदना है? भारत कहीं पाकिस्तान को हजम ना कर जाए। कैसे? इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं, एक जिनके पास भगवान का आशीर्वाद है, समझदारी, बस वो राज करेंगे सर, वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरा है आम आदमी, जो मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ, मार खाने के लिए पैदा हुआ, पिकनिक मनाने के लिए पैदा हुआ। कल तक जो मैंने आपको बताया कि कैसे ईस्टर्न यूरोप का प्रश्न एक बड़ा अहम मसला है वर्ल्ड हिस्ट्री में। मैंने आपको बताया इजराइल कैसे पैदा हुआ, पाकिस्तान कैसे पैदा हुआ, कैसे दोनों अड्डे बने। लेकिन जो मुख्य मुद्दा था जिस पे हमारी कहानी शुरू हुई थी, इजराइल पैलेस्टीन विवाद। अब आपको सारी कहानी पता है, बैकग्राउंड। इस इजराइल पैलेस्टीन विवाद में चार बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। वॉर ऑफ 1948, वॉर ऑफ 1956, नासर, कॉलोनल नासर। कल इसकी कहानी सुनाओ, कॉलोनल नासर की। बहुत बड़ा नेता इजिप्ट का सर, बहुत बड़ा नेता नासिर, अरब वर्ल्ड का लीडर बन बैठा। जॉर्डन के किंग हुसैन को मजबूर कर दिया कि अपने ब्रिटिश, जो तुम्हारा ब्रिटिश आर्मी स्टाफ है, इसको हटाओ। अल्जीरियन अरब को मदद पहुंचा दी फ्रांस के खिलाफ, और एक झटके में अरब वर्ल्ड का लीडर बन बैठा नासिर। बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती है इजिप्ट की, कॉलोनल नासिर। 70 में मर गया सर, खैर। लेकिन तीसरा है 1967, बहुत मारा इजराइल ने सर। विधवत सुनाऊंगा, विधवत। 6 days वॉर। मारा तो मारा, किसी का गार्डन छीन लिया, किसी की छत पे कब्जा कर लिया, किसी की पार्किंग छीन ली। मकान तो कब्जा पहले किया था, पड़ोसियों ने हल्ला मचाना शुरू किया कि आप यहां नहीं रह सकते, आप बदतमीज है। तो उन लोगों ने 2 बार पड़ोसियों को समझाया कि देखो बदतमीजी ना करो वरना मारूंगा तुमको भी। पर ये पड़ोसी माने नहीं। अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड, और हमारे पास तेल है, हमारे पास तेल है। बोले तेल तो हम लेके ही जाएंगे, वो तो एक अलग बात। 1967 में इनको एक मौका मिला, वो सारे मौके, मैं बैकग्राउंड भी आपको हिस्ट्री देता चलूंगा। तो इन्होंने बड़ी प्लानिंग वालिंग शुरू की। लेकिन इससे पहले कि ये प्लानिंग को अमल करते इजराइलीज, 1973 यम किप्पुर, यहूदियों का एक फेस्टिवल होता है सर, फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस, फेस्टिवल ऑफ पेनेंस। सर आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, कितना भी फेक अकाउंट बुला के उल्टा सीधा बोले सर, पर मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को गाली नहीं देते, और यहूदी उनमें से एक है। मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, यहूदी है तो लगाव है, मुसलमान है तो लगाव, ना ना ना, जो लड़ना जानते हैं सर, लड़ना और लड़कर अपना मुकाम बनाना जानते हैं और किसी को भी दौड़ा लेने की क्षमता रखते हैं। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानता है, हर उस कौम से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती है, हर उस राष्ट्र से लगाव है
जो लड़कर अपना मुकाम बनाना जानती, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। जय हिंद। तो मैंने आपसे बताया कि 1948 में इजराइल पैदा हुआ और वहीं से शुरू हुआ, 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और यहीं से शुरू हुआ इजराइल अरब विवाद। और 1948 में ही पहला वॉर भी हो गया, अरब मुल्कों ने करा, लेकिन इजराइल ने भयंकर प्रतिवाद किया और यह मैसेज दिया अरब वर्ल्ड को कि नहीं नहीं बेटा, इतने हल्के में मत लेना, हम 2 विटामिन लिए हैं पिछले 500 साल से। इजराइल किसका? यहूदियों का, ज्यूज। और इन लोगों ने 2 विटामिन की गोली ले रखी थी, जबरदस्त विटामिन वाली, जो आज तक इनकी ताकत है। और यह बात अरबों को समझ में नहीं आ रही है। मुसलमान तो मैं नहीं कहूंगा, अरबों को। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। इजराइल 2 विटामिन की गोलियां लेता है, 2। अरबों को उसे लेना पड़ेगा। पता है कौन सी विटामिन? पहला विटामिन है कैपिटलिज्म। पूरी दुनिया का पैसा रोटेट करते हैं, पूरी दुनिया का, कर लो जो करना है। और दूसरा विटामिन है इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इनकी ताकत है। तुम 100 मिसाइल मार दोगे, वो पलट के 1000 मार देंगे, और मार ही रहे हैं 2007-6 से। 2006 से वो जो कांड कर रहे हैं, ये जो तबाही तो आप देख रहे हो ना, 2008 में भी किया था। हमास को अपना संविधान बदलना पड़ेगा, हिजबुल्लाह को अपना संविधान बदलना पड़ेगा। तो 1948 में अरब वर्ल्ड को एक संदेश दिया। फिर मैंने आपको बताया नासिर दूसरा वॉर हुआ, स्विस क्राइसिस 1956। यहां भी इजराइल ने एकदम दमदार प्रदर्शन किया, 10 ओवर 200 रन। 1967 में बाथ पार्टी पावर में आई। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट, सीरिया, इराक, बाथ पार्टी। बाथ बड़ी प्यारा नाम है इस पार्टी का। 1960s के आसपास बाथ पार्टी, बाथ पार्टी, इनकी फिलॉसफी है रिसरेक्शन। लेफ्ट विंग टिल्ट है इनका, बाथ पार्टी वालों का लेफ्ट विंग टिल्ट। इजिप्ट, सीरिया, इराक, इजिप्ट, सीरिया, इराक, रिसरेक्शन। अल्लाह ने प्रॉमिस किया है ना कि हम कयामत के दिन फैसला करेंगे। इन्होंने कहा अब हम फैसला करेंगे। और 1967 वो समय है, कनेक्ट करिएगा, 1967 वो समय है जब अंकल सैम गब्बर एक बहुत खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है, वियतनाम। 1967 वो समय है जब गब्बर बड़े खतरनाक मुद्दे में उलझा हुआ है, वियतनाम। अब लेफ्ट विंग टिल्ट है तो मानी सी बात है यूएसएसआर खुलकर सपोर्ट करेगा। तो इन लोगों को लगा कि बच्चा अकेला है, पापा फंसे हुए हैं, ये सब तैयारी करने लगे, तैयारी किए जा रहे हैं, आर्मी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, फाइटर प्लेन लगा रहे हैं। इजराइल ने देखा कि यार ये तो मतलब कुछ सेटिंग चल रही है। और इससे पहले कि ये लोग अटैक करें, इजराइलियों ने उड़ा दिया, 2 हाथ लगा दिए सबको। इसको बोलते हैं 6 डेज वॉर। बड़ा इंपॉर्टेंट वॉर है 6 डेज वॉर। सारी समस्या जो आज है वो इसी वॉर में छिपी हुई है, सारी। मैं आपको 7-8 ईयर दूंगा, बस उसको याद रखो। इजराइल पैलेस्टीन की समस्या हमेशा याद रहेगी। जितनी भी समस्याएं, जो आज समस्या है इजराइल पैलेस्टीन की, उसका पहला डेट, दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला तो ये है 48 इजराइल का जन्म, दूसरा ये 1967 6 डेज वॉर। और इस वॉर में इजराइल ने क्या किया? इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट छीन लिया, इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट छीन लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया, सीरिया से गोलन हाइट, अभी तो फिलिस्तीनियों की जमीन छीनी थी। ये पड़ोसी बड़ा परेशान कर रहे थे, क्यों छीनी, वापस करो। किसी का गार्डन छीन लिया, किसी की छत छीन ली, किसी का पार्किंग छीन लिया। बोले अब सिनाई, इसी सिनाई डेजर्ट की एक स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप, इसी की एक स्ट्रिप है गाजा।
गाजा स्ट्रिप, जहां पर आज हमास बैठा हुआ है। अब कैसे हमास वहां पहुंचा ये सब मैं आपको बताऊंगा। हमास कौन है, हिजबुल्लाह कौन है, ये सब मैं आपको एक क्रक्स में स्टोरी सुना दूंगा। उतना याद रखिए, हमेशा आपका कहानी क्लियर रहेगा। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट से सिनाई ले लिया, सिनाई की एक स्ट्रिप है गाजा। जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया, जहां फतेह पर शासन कर रहा था। सीरिया से गोलन हाइट ले लिया, सबका एरिया ले लिया। और बोले ये सब हमारे बफर जोन है, तुम लोग यार बार बार हमला कर रहे हो मेरे ऊपर, तो बफर तो हमें बनाना ही पड़ेगा। और फिर इजराइल ने इस सारे एरिया को अपना बफर जोन बना दिया और यहूदियों की बस्ती बसानी शुरू कर दी। अब तो मामला और बिगड़ गया। अभी तक तो फिलिस्तीन का मामला था, अब ये सब मार खाए। अरब वर्ल्ड में तो खलबली मच गई, हम भी मारे गए, हम भी मारे गए। मारे तो जाओगे ही। अगर सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर राजा का चयन होता तो जंगल का राजा होता हाथी या गैंडा। अगर सिर्फ मानसिक ताकत के बल पर जंगल के राजा का चयन होता तो लोमड़ी होती, भेड़िया होता। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। जो खेलना जानते हैं ना, उनका सम्मान करना पड़ता है। निकम्मे तो चाटुकार होते ही हैं। जो खेलना जानते हैं, खेलना, इसीलिए तो तुमसे डेली आकर यही कहता हूं, खेलना सीख लो, मानसिक ताकत बढ़ा लो, शारीरिक ताकत बढ़ा लो। शराब मत पियो, नशा मत करो। मामला बिगड़ गया। सारी अरब कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, इजिप्ट भी इन्वॉल्व हो गया डायरेक्टली, जॉर्डन इन्वॉल्व हो गया, सीरिया इन्वॉल्व हो गया, पैलेस्टीन पहले से इन्वॉल्व था। पीएलओ ने अरब देशों पे दबाव बनाना शुरू किया। बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन रहा पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका सबसे प्रमुख नेता रहा यासिर अराफात, बड़ा जबरदस्त नेता, बहुत जबरदस्त यासिर अराफात। पीएलपी, इसने टेररिस्ट अटैक शुरू कर दिया इजराइल में, मामला बिगड़ता चला गया। 1970 में नासिर की डेथ हो गई, अनवर सादत नया प्रेसिडेंट बन गया इजिप्ट का। उसको एहसास हो गया था कि अब भैया, अब इजराइल का खत्म होना मुश्किल है, अब ना खत्म होगा। तो जब यह बात एहसास हो गई कि अब इजराइल को खत्म करना मुश्किल है, तो दर्शन तो बदलना ही था। सादत सोच रहा था कि अमेरिका मीडिएट कर दे। अमेरिका मीडिएशन के लिए तैयार नहीं था, वो बेचारा खुद ही एक मुसीबत से बाहर निकला था, वियतनाम क्राइसिस से। तो बोले यार मीडिएशन कराने का एक ही रास्ता है, हमला कर दो इजराइल पे। तो 1973 का चौथा वॉर, यम किप्पुर, 1973 यम किप्पुर। और जैसा सादत ने कंट्रोल कैलकुलेट किया था कि वॉर होगा, यम किप्पुर, इनका एक फेस्टिवल है यहूदियों का, जिसमें वो माफी वाफी मांगते हैं, क्षमा करते हैं, पेनेंस करते हैं। और फेस्टिवल के दिन अटैक कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये लोग त्योहार मना रहे होंगे, हम अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन जितने जिंदा दिमाग के लोग होते हैं ना, वो कभी बेहोश नहीं होते, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा हमेशा। फिर अरब वर्ल्ड को ऑफ गार्ड होना पड़ा। लेकिन अब माहौल बदल रहा था, अब माहौल बहुत बदल रहा था। अब अरब लोगों को भी लग गया था कि नहीं यार, समझौता कर लो यार, कितना लड़ोगे यार। इजराइल को भी लग रहा था। अरब वर्ल्ड ने इस वॉर के बाद ऑयल सप्लाई रोक दी, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। इंडिया में जेपी मूवमेंट शुरू हो गया। इंदिरा गांधी को संकट से निपटने के लिए इमरजेंसी लगानी पड़ी, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ा। तो दोनों पार्टी को लगा कि भैया देखो ऐसा है, बहुत नुकसान हो रहा है आदमी का, हथियार का, पैसा का, और रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है। तो भैया आप समझौता कर लो। भैया सादत भी इस मूड में था, अनवर सादत भी इस मूड में था कि भैया समझौता कर लो। इजरायली भी एक वर्ग इस मूड में आ गया कि भैया समझौता कर लो, लड़ाई से कोई फायदा है नहीं। और फिर हुआ कैंप डेविड समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट। कैंप डेविड बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझौता याद रखना है, 1978-79, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। कैंप डेविड, मैंने आपसे कहा ना 7-8 ईयर में आपको दूंगा फाइनली, आपको बस उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। कैंप डेविड समझौता हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट समझौता। कैंप डेविड अमेरिका के प्रेसिडेंट का हॉलिडे रिसोर्ट है। बेकम मैगन जो है वो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, सादत इजिप्ट से था, और कार्टर अमेरिका का प्रेसिडेंट था। ये तीनों लोग यहां मिले कैंप डेविड में, और एक बड़ा अच्छा समझौता हुआ।
एंड ऑफ वॉर बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। इजिप्ट और इजराइल के बीच अब युद्ध नहीं होगा। अब इजिप्ट इजराइल पर हमला नहीं करेगा। पहला 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 प्रोविजन, बड़ी अच्छी बात है कि इजिप्ट इजराइल पर हमला नहीं करेगा। ठीक है, अब जब इजिप्ट इजराइल पर हमला नहीं करेगा तो इजराइल इजिप्ट को सिनाई डेजर्ट वापस कर देगा। तो फिर इजिप्ट ना तो अटैक करेगा, इजिप्ट अब इजराइल पे अटैक भी नहीं करेगा और ऑयल भी सप्लाई करेगा। इजिप्ट अब इजराइल को ऑयल भी सप्लाई करेगा। और अब इजराइल की जो शिप्स हैं वो स्विस कैनाल को यूज कर सकती है। यह तो मसला हुआ इजराइल और इजिप्ट का। कैंप डेविड समझौता हुआ। इजराइल का विरोध किसने किया पहले? इजिप्ट ने। इजराइल से समझौता किसने किया पहले? इजिप्ट ने। लेकिन अरबों का एक समूह है जो इस बात को मानता है कि ना, हम किसी भी कीमत पर इजराइल को खत्म करेंगे। और जैसे ही अरबों का एक समूह है जो इस बात को मानता है, जैसे हम मानते हैं कि हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक करेंगे। यहां पर हमारी और हमास की विचारधारा बहुत मिलती है। अब समझौता तो हो गया, लेकिन अरबों का एक समूह इस समझौते को मानने को तैयार। उसने कहा नो, नहीं। और यहीं पर इसी पृष्ठभूमि में हमास का जन्म हुआ। 1982-83 हमास, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, एंटी-ज़ियोनिस्ट, एंटी-सेमिटिक, एंटी-ज़ियोनिस्ट, यही इनका प्रियम्बल है, एंटी-सेमिटिक। हमास ये वो गुट है जिसने कहा ना, हम तो मानते ही नहीं, हम भी नहीं मानते, बस यहीं पर हमारा इनका मेल खाता है। यही एक चीज हमारी इनकी मिलती है कि वो भी हमारी ही जमीन है। लाहौर, पेशावर, हमने आज तक पाकिस्तान को अलग मुल्क माना ही नहीं। हमारे बड़े सारे मित्र वहां रहते हैं, हम तो उनसे कहते हैं हमें बुलाओ यूरोपीय इतिहास पढ़ाने के लिए। हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। इनका पॉलिटिकल विंग भी है हमास का, इनका मिलिट्री विंग भी है, और दावा जो है वो इनका सोशल विंग भी है। अब कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने हमास को पूरी तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। कनाडा ने घोषित कर रखा है। कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इनके मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, इनके पॉलिटिकल विंग को छोड़ रखा है। इनकी तीनों विंग है हमास की। इनकी मिलिट्री विंग भी है, इनकी पॉलिटिकल विंग है। पॉलिटिकल विंग ही शासन कर रही 2006 से, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। एक तरफ हमास पैदा हुआ सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, ये लेबनान बैक्ड शिया ऑर्गेनाइजेशन है। इनका भी सेम गोल है, एंटी ज़ियोनिस्ट, एंटी सेमिटिक। किसी भी कीमत पर इजराइल को खत्म करेंगे। ना कर पाओगे। मैंने कहा ना, तुमको पता ही नहीं रावण को कहां मारना है। ताकत से ना मार पाओगे, मार ही नहीं पाओगे। जिस दिन मुसलमान एक बात मानना शुरू करेगा, एक, बहुत सारे मानते भी हैं, कि हमने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया। देख लो हमास और हिजबुल्लाह का जन्म क्यों हुआ। 82-87 ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी ज़ियोनिस्ट, इजराइल को मानते ही नहीं। अरे भैया, तुम इजराइल को नहीं मानते हो तो इजराइल तुमको क्यों मानेगा। और 1980 में इजराइल ने एक धमाका कर दिया। अब देखो, हमास और हिजबुल्लाह पैदा हो गए इस पीस ट्रीटी के बाद। जोड़ के रखना, इस पीस ट्रीटी का परिणाम है हमास और हिजबुल्लाह का जन्म। और जैसे ही हमास और हिजबुल्लाह का जन्म हुआ और इन्होंने कहा हम तो नहीं मानते इजराइल को और हम इजराइल को मिटा के रहेंगे, इजराइल ने एक धमाका कर दिया, बड़ा गंदा धमाका। पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया। रिफॉर्म करना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को।
क्योंकि समय इतनी गंदी चीज है कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला उसको समय ने उड़ाकर फेंक दिया। इस देश के 95% मुसलमानों को नहीं पता होगा, 95%। सेव पैलेस्टीन, सेव पैलेस्टीन। अबे सेव पैलेस्टीन तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घट गई 1980 में कि पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया, हमास और हिजबुल्लाह भी हिल गए। और वो घटना थी, यही मैं कहता हूं, इस देश के हिंदुओं से भी, इस देश के मुसलमानों से भी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद रहे हैं, फर्जी। किसकी शादी है? चाचा की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा फूफी की शादी? नहीं, पता नहीं किसकी शादी। ये इस देश की बहुसंख्यक लोगों का हाल है, पता ही नहीं किसकी शादी है, नाच रहे हैं स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये वो। अरे भैया पता तो कर लो मुद्दा क्या है। पता लगा दोनों मिलकर तुम्ही को पीट दिए बाद में। 1920 में हिंदुस्तान का एक वर्ग मुसलमान कूद रहा था, हम टर्की के साथ, हम टर्की के साथ, हम खिलाफत के साथ, खिलाफत के साथ। गांधी जी ने कहा हम भी हैं। बाद में कमाल पाशा ने खिलाफत को उठाकर फेंक दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान गायब हो गया। भैया अली ब्रदर, वो खिलाफत बोले, पता नहीं खिलाफत, हम तो पेशावर में थे, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। पहले समझो, जानो, फिर छटको या कूदो। छटको इज अ टिपिकल अवधि वर्ड, हमारे पूर्वांचल की बहुत छटक रहा है। छटको मत, सुनो, समझो, जानो। तो हिजबुल्लाह हमास पैदा हुए, क्लियर। 1980 में इजराइल ने एक बॉम्ब फोड़ दिया, बड़ा जबरदस्त, जेरूसलम लॉ। बड़ी डेंजरस घटना, जेरूसलम लॉ। जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड, पूरी लाइन लिख लेना। जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड विल बी द कैपिटल ऑफ इजराइल। पूर्ण और एकाकृत जेरूसलम इजराइल की राजधानी होगा। अरे बाप रे, इजराइल की राजधानी? हाँ, हाँ। तो ये पीस ट्रीटी और जेरूसलम लॉ, इन दोनों का बैकग्राउंड में जन्म हुआ हमास का और हिजबुल्लाह का। कल इस कहानी को पूरा कर देंगे, आप टेंशन ना लें। कल मैं आपको इसकी पूरी कहानी आपको समझा दूंगा, हमास कैसे पावर में आया। अब यहीं से कहानी बदलेगी। अब इसके बाद एक समझौता और होगा, उसको कल समझाऊंगा, उसको समझौता। ये सारी चीजें याद रखनी है, मैं एक लास्ट में पिक्चर बना दूंगा, उतनी चीजें याद रखो, बस बात खत्म। पढ़ो मत, समझो, लड़ो मत, पर लड़ाई की तैयारी करो। जुनून पालो, जुनून, नशा मत करो, कोई फायदा नहीं, कुछ ना मिलेगा, मेरा अनुभव रहा है। जुनून, जुनून, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। तो आज सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं उस इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद हम डिस्कस कर रहे हैं उसको खत्म करें, विराम दें, फिर एक नया मुद्दा उठाएं। तो कल मैंने आपको बताया, कहानी ये थी कि 1978-79 में कैंप डेविड समझौता हुआ। यह कहानी थी कल, कैंप डेविड समझौता हुआ। और इस समझौते में इजिप्ट और इजराइल के बीच समझौता हुआ। माइकल वैगनिन, जिमी कार्टर, अनवर सादत, ये तीन प्रमुख नेता थे, समझौता हुआ। और इजिप्ट ने कहा कि ठीक, हम मानते हैं, इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, अब हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, अलग से इजराइल को तेल भी पहुंचाएंगे। इजराइल के जहाज अब सुएज कैनाल को यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले इजराइल का विरोध किसने किया था? इजिप्ट। एक तरफ तो यह कैंप डेविड समझौता हो गया, और दूसरी तरफ 1980 में इजराइल जेरूसलम लॉ ले आया। जेरूसलम लॉ, जेरूसलम कंप्लीट एंड यूनिफाइड विल बी द कैपिटल ऑफ इजराइल। कंप्लीट एंड यूनिफाइड, ये देख लो, 1948 में आधा पार्ट जॉर्डन के पास, आधा इजराइल के पास। 67 के वॉर में पूरा इजराइल पर कब्जा, पूरा जेरूसलम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब ये जब समझौता हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप इस विवाद को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अब अरब को लगता था कि भैया इन्होंने हमारा मकान कब्जा किया है और आप इनको परमिशन दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। कब्जा क्यों तो किया है सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और दूसरे का घर कब्जा करके कह रहे हैं कि इसका जो ड्राइंग रूम है वो कंप्लीटली और यूनिफाइड हमारा है। एक तो आपने किसी घर कब्जा कर लिया, और घर कब्जा करने के बाद आप कह रहे हैं कि जो ड्राइंग रूम है इस घर का, चलो इनको बालकनी में रहने दे देंगे, इनको गार्डन में रहने दे देंगे,
एक दो लोग छत पे भी चले जाए रह ले, लेकिन ड्राइंग रूम तो कंप्लीटली और यूनिफाइड हमारा है। तो लोग भड़के। तो वो जो गुट इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसका परिणाम था हमास। कल मैंने आपको बताया, और हिजबुल्लाह। हमास सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन और हिजबुल्लाह शी ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या हुआ, ये वो गुट है जो इसको नहीं मानता, एंटी ज़ियोनिस्ट, एंटी ज़ियोनिस्ट, मानते नहीं, इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते नहीं, सपना ही है, जिद है कि इजराइल को खत्म करना है। तो जब तुम्हारी जिद है किसी को खत्म करने की, तो वो तुमसे प्यार कैसे करेगा? तुम्हारी जिद है कि हम इजराइल खत्म करेंगे, मानेंगे नहीं, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुमसे प्यार करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? अब इन दोनों आदमियों को इससे तो टेंशन थी, समझना, एक नया घटना बताने जा रहा हूं। इन दोनों हमास हिजबुल्लाह को इससे टेंशन थी। इसी में एक और कांड हो गया, इसी में एक और कांड हो गया। कौन सा कांड? ओस्लो समझौता, ओस्लो अकॉर्ड 1993। इजराइल और पीएलओ ले, ये और भयंकर कांड हो गया। हमास और हिजबुल्लाह को कैंप डेविड और जेरूसलम लॉ से तो एतराज था ही, ये एक नया कांड हो गया। पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने इजराइल से समझौता कर दिया। क्या है ये समझौता? इजराइल रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी। अब जब इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी, तो तेरी मेरी पाक मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होगी, दोनों तरफा होगी। तो पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया बवाल। पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को, पहले तो इजिप्ट ने किया, पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया और वादा किया कि अब इजराइल पर टेररिस्ट हमले नहीं होंगे। बड़ा क्रांतिकारी बात। तीसरी बात, पैलेस्टीनियों को, पैलेस्टीनियंस विल बी गिवन सेल्फ रूल, वेयर वेस्ट बैंक और गाजा, इन दो जगह पे उन्हें सेल्फ रूल दिया जाएगा। और इजराइल धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई से हटा लेगा, धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट का है वहां से हटा लेगा। हो गया हंगामा। अब इससे हमास और हिजबुल्लाह को बहुत दर्द हुआ कि भैया यू आर द मेन पार्टी, पैलेस्टीन तुम्हारा है और तुमने एग्जिस्टेंस मान लिया। बोले हमने तो मान लिया जी। तीन चीज याद रखना इजराइल फिलिस्तीन विवाद में, बस। कल मैंने क्या कहा था? पढ़ो मत, समझो। लेकिन इस समझौते की में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। वो कौन सी चीजें हैं? कि जेरूसलम किसका? इस समझौते में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। जेरूसलम किसका? यूएन ने कहा जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में कर देते हैं। अरे बोले मेन मुद्दा तो जेरूसलम है ना, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। इसमें यह चर्चा नहीं हुई कि 1948 के बाद के जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं, 1948 में इजराइल बना, उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या करेंगे। और तीसरी बात जिसको छोड़ा गया कि ये वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका जो है, यहां जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, इनका क्या करेंगे। ये तीन कोर मुद्दे, कोर मुद्दे, ये तीन कोर मुद्दे, इनको निगलेक्ट कर दिया गया। ये तीन कोर मुद्दों को निगलेक्ट कर दिया गया। जेरूसलम किसका? मेन मुद्दा। 1948 के बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या होगा, और वेस्ट बैंक और गाजा का जो इलाका है वहां जो इजरायली सेटलमेंट है वो क्या करेंगे, इनको छोड़ दिया गया। 1996 में इलेक्शन हुआ, पैलेस्टीनियों की सरकार बनी, धूम धड़ाका नाच गाना शुरू हो गया और मामला चलता रहा। लेकिन समझौता, और वो भी मजबूरी का, वो बहुत दिन नहीं चलता। समझौते समय के को देखकर होते हैं।
और समझौते सिर्फ समय को टालने का एक तरीका है बस। अगर आप ताकत में हैं, आप कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता मतलब समय की मांग। 1996 में इलेक्शन हो गया, सब फिलिस्तीनी खुश, सरकार बन गई, मामला चलता रहा। सितंबर 2004 में एक बवाल हो गया। एरियल शरॉन टेंपल माउंट की यात्रा की, जेरूसलम द होली प्लेस ऑफ ज्यूज। और जब एरियल शरॉन ने टेंपल माउंट की यात्रा की, अरे फिर तो मामला भड़क गया। जेरूसलम को लेकर अरब और मुसलमान समझौता करने को तैयार नहीं है। वो भी तैयार नहीं है जो राय देते थे कि अयोध्या में अस्पताल बनवा दो। भाई ये चीज तो वहां भी हो सकती है ना, वहां भी ये सब बनवा दो, खत्म हो जाए बवाल हमेशा के लिए। लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मिट्टी नहीं होती, मकान नहीं होता। जैसे गया है, वो बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहां पे बुद्ध अर्हत हुए थे, तो वहां जब आदमी आएगा तो उसे उस घटना की याद आएगी, इसलिए तीर्थ बनाए गए। जेरूसलम वो जगह है जहां से मोहम्मद साहब 7th हेवन पे गए, तो वहां जब मुसलमान जाएगा, वहां जाना जरूरी है सर। तो उसे याद आएगा कि जो यात्रा हुजूर साहब ने की वो हमें भी करनी है। अयोध्या जो आदमी जाएगा, सर यहां हॉस्पिटल नहीं बनवाए जा सकते, यहां यूनिवर्सिटियां नहीं बनवाई जा सकती सर। जेरूसलम, अयोध्या, गया, ये रिमेंबरेंस है सर। रिमेंबरेंस किसकी? जर्नी की। कौन सी जर्नी? यात्रा की। कौन सी जर्नी? सेंसेस टू कॉन्शियस। मेरे मुसलमान भाई मित्र मुझे क्षमा करें, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ करें। बड़े सारे मेरे मुसलमान भाई मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि सर वो सेंसेस से कॉन्शियस की यात्रा नहीं, वो गए हैं 7वें आसमान पे। जी गए हैं, तो वो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन बाकी दो लोग, ये राम की यात्रा है। प्रभु राम, लॉर्ड राम, लॉर्ड बुद्धा, मोहम्मद साहब। ये जगह मामूली जगह नहीं है सर। बड़े सारे जो अरिस्टोटल के पापा लोग हैं ना, सोक्रेट्स के चाचा, अस्पताल बनवा दो, यहाँ जो है वो मंदिर यूनिवर्सिटी बनवा दो। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे बनवा दोगे? और जब एक जगह बनवा रहे हो तो हर जगह बनवा दो, उस पर तुम भड़क जाओगे। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं, बनवाना ही नहीं। ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है सर। दे आर द मैसेज ऑफ जर्नी, ऑफ ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। You cannot end the importance of these places. They have the potential of human transformation. तो शरों ने जब टेंपल माउंट की यात्रा की, बवाल भड़क गया। 2004 में बवाल भड़क गया, हो गया बवाल, अनरेस्ट हो गया पूरे अरब वर्ल्ड में, और गाजा में तो ज्यादा। हमास को मौका मिल गया। इंतिफादा, अल अक्सा इंतिफादा, अल अक्सा इंतिफादा। हमास को मौका मिल गया पोलराइजेशन करने का। कि देखा यही हम कह रहे थे, इजराइल को मान्यता मत दो, ये धीरे धीरे हमारे धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर लेगा, ये जेरूसलम पे कब्जा कर लेगा, मक्का मदीना पे कब्जा कर लेगा, ये इस्लाम को मिटाना चाहता है। किसी की औकात नहीं सर जो इस्लाम को मिटा दे। प्रेशर बन जाए पेट में तो संभालना मुश्किल है, और इंसान की औकात है कि मालिक की औकात को मिटा दे। कैसी बातें करते हो यार, छिछोरों जैसी। ये तो बच्चों जैसी भी नहीं है, बच्चे भी ऐसी बातें नहीं करते। और 2006 में हमास ने गाजा में सरकार बना ली। और हमास
तो एंटी जियोनिस्ट पार्टी है कि सब की मुद्दा ही है, ऑब्जेक्टिव ही है इजराइल को खत्म करना। अब बताओ दोस्तों, अगर तुम अपना स्टैंड नहीं बदलोगे तो अपना इजराइल स्टैंड क्यों बदलेगा? पीएलओ ने स्टैंड बदला ना, कहा कि ठीक है हम इजराइल के एक्जिस्टेंस को मानते हैं, तो इजराइल ने कहा हम पीएलओ को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये और 2008 की तबाही पढ़िएगा सर, 2008 की तबाही। फतेह का शासन हुआ वेस्ट बैंक में और गाजा आ गई, गाजा में आ गया हमास। अब हमास अगर अपने स्टैंड को नहीं बदलेगा तो इजराइल क्यों बदलेगा सर? इतनी तबाही हुई, इतनी तबाही, दुनिया के बड़े सारे मुल्कों ने इजराइल की निंदा की। सर पानी रोक दिया इजराइल ने, इनका खाना रोक दिया, मेडिसिन रोक दिया। लेकिन एक बात कहूंगा सर, कहते हैं ना तारीफ हर आदमी की अच्छी चीज की करनी चाहिए। हमास में जज्बा है सर, हमास की इस बात को तो मैं सलाम करता हूं सर। जज्बा है सर, अगली पार्टी सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल, पैसा, लेकिन ये बंदे हार नहीं मानते सर। ये कभी ना कभी उठ के एक आध मार ही देते हैं, और इस बात का सम्मान किया जाना चाहिए सर। गलत और सही तो अपनी जगह पे बातें हैं। और फिर अलक्सा का मुद्दा उठ गया 2021 में, फिर भड़क उठा गाजा। फिर गाजा को भड़कना ही था, क्योंकि हमास की जो सरकार है वो मानती नहीं इजराइल को, ना इजराइल को मानती है, ना एंटी सेमिटिज्म को मानती है, वो ना तो सेमिटिज्म को मानती है, एंटी जियोनिस्ट है, एंटी सेमिटिक है, जेरूसलम अपना मानती है। यह है विवाद कि हमारा घर है, यह हमारी जगह है जेरूसलम, और हम तुम्हें एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। अब ये कहानी कहां जाकर रुकेगी ये तो उसको ही मालूम है सर। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि हमास को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा, हमास को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अरब कंट्रीज तो अब इजराइल के साथ अपना रिश्ता बना लिए सर। बहरीन, यूएई, टर्की और ईरान के बल पर कितना लड़ोगे सर? अब तो बहुसंख्यक अरब कंट्रीज इजराइल का एग्जिस्टेंस मानती है। एंड वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी ट्रबल। वायलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है सर। इसके अलावा आप इन सारे ईयर्स को याद रखें बस, 1948, 1967, 1978, 79, 1980, 1993, 1996, 2006, 2008 and 2021. Simple. You will remember Israel-Palestine problem forever. Forever. Yahan, the entire root is hidden here. Foundation is here. This is the foundation of trouble. ये न्यू है. This is the building of trouble. This is the peace accord with Egypt. This is the dangerous aspect of trouble. This is the father of trouble. This is the peace deal with PLO. Hamas comes into power after moderates accepted. First election in Palestine, first election in Palestine, and the war is going on. The extremists of both the sides are not ready to settle down. दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट समझौता करने को तैयार नहीं कि इजराइल किसका, पैलेस्टीन किसका, दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट, दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स आर नॉट रेडी, आर फाइटिंग फॉर पैलेस्टीन एंड जेरूसलम.
extremists of both the sides are fighting on two things, Palestine and Jerusalem. कहानी क्लियर हो गई सर?